Hello students, so today we will start our unit first physical world and measurements. So आज से आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो ये चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड वो मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड है, कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स के ऊपर बेस्ड है। ये आपको पता ही है फिज़िक्स किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। और अगर हम साइंस के बारे में जानें तो साइंस वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड साइंटिया के नाम से लिया गया है। साइंटिया लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है, टू नो। अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स वो किसके अंदर आता है, साइंस के अंदर आता है। और साइंस की ही एक ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं, फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है नेचर। इट मीन्स जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स का मीनिंग क्या होता है, नेचर। और अगर हम फिज़िक्स की डेफिनेशन बोलें सो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the nature and natural phenomena. So it deal with nature and natural phenomena. It means nature से related कोई भी चीज़ हम अगर अपने ऑल अराउंड देखते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी उसमें प्रोसेस चल रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस जो भी चल रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो भी स्टडी होता है वो किसके अंदर आता है, फिज़िक्स के अंदर आता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो आपके ऑल अराउंड सराउंडिंग्स में क्या हो रहे हैं, कैरी ऑन हो रहे हैं। और उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के पीछे एक क्या होती है, साइंस होती है, एक नॉलेज छिपा होता है जो कि हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम देख सकते हैं जिन्हें अपनी नेकेड आइज से, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हम नहीं देख सकते अपनी नेकेड आइज से उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी आप होल नेचर की स्टडी करते हो वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, फिज़िक्स के अंदर आता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि फ़िज़िक्स के भी कुछ फील्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, तो वैसे ही फिज़िक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी फील्ड्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, टॉपिक्स पढ़ते हैं या फिनोमिना पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि आप इस क्लास 11th में अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। तो उनमें से कुछ फील्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं फिज़िक्स के, जिनमें से सबसे पहला जो फील्ड है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में लॉज ऑफ न्यूटन पढ़े होंगे, जितने भी न्यूटन ने लॉज दिए होंगे, ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो जो मैकेनिक्स है ये किससे रिलेट करता है, उस थ्योरी से जिसमें हम किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो लो होती है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी, जैसे कि कोई एक ट्रेन है या कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है और मूव करते हुए हमें दिखाई दे रही है, इट मीन्स जब वो मूव करते हुए हमें दिखाई दे तो इट मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी, लो होगी। तो ऐसी जितनी भी बॉडीज़ है जो मोशन में है और साथ ही साथ वो उनकी जो स्पीड है लो है, तो वो पूरी की पूरी थ्योरी किस में पढ़ी जाती है, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी जाती है। और मैकेनिक्स में वहाँ पे हम न्यूटन्स के ही लॉज लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। कहीं पे मैकेनिक्स का नाम सुनने में आ गया तो इट मीन्स मोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब सेकंड आता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, कहीं पे भी थर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ देख ली तो इट मीन्स वो किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड, ओके। तो ऐसी साइंस जिसमें हम किसकी थ्योरीज पढ़ते हैं, हीट की, टेम्परेचर की, साथ ही साथ जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो सिस्टम होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको
हम किसके अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है। थर्ड ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है। लाइट हो गया, उसके बारे में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं, जैसे चार्जेस हो गए। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, तो सारा का सारा किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आपने पढ़ रखा होगा, तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, तो ये सारे के सारे जो स्टडीज़ होती है वो किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो कि आजकल जितने भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, वो सारा का सारा उसके अंदर क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही फिट करे जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो भी हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की, जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी के अंदर किसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं, ऐसे पर्टिकुलर मूविंग पार्टिकल्स की जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के ही नियरली इक्वल्स होती है, या उसी के जस्ट बिल्कुल ही सेम टू सेम होती है। इस यूनिवर्स में अभी तक जो सबसे ज़्यादा स्पीड बोली गई है वो किसकी बोली गई है, लाइट की, जो कि कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा अभी तक किसी भी पार्टिकल की स्पीड रिकॉर्ड नहीं करी गई है। तो अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इस स्पीड को अप्रोच करता है, लाइट की स्पीड को अप्रोच करता है, तो वो सारे के सारे जो मोशंस होते हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, रिलेटिविटी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद मैंने एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बताया था। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और इसके भी अगर हम क्या बात कर रहे हैं, इससे भी छोटे अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो वो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तो ऐसे जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम उनका कोई मैकेनिकल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, उनका मोशन पढ़ रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो उस केस में वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो अगर अभी हम 11th की बात करें तो 11th में अभी आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़नी है और थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। इसके अलावा ये तो 11th का सिलेबस हो गया। ठीक है, 11th के अंदर जो आपको फिजिक्स पढ़नी है, दिख तो आपको 2 ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको वास्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। और बाकी का जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स है, जब आप हायर स्टडीज़ फिज़िक्स में, आप हायर स्टडीज़ में आगे जाएंगे तो उसमें आप ये फील्ड्स भी पढ़ोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि जो फिज़िक्स में स्टडी होती है पहले के टाइम पे, और पहले के टाइम से लेकर अभी तक जो भी स्टडी होती है उनके नेचर कैसे होते थे। तो फिज़िक्स में जो भी स्टडीज़ की जाती थी पहले के टाइम पे सब्जेक्टिव नेचर की फॉर्म में की जाती थी। सब्जेक्टिव नेचर की फॉर्म का मतलब, सब्जेक्टिव मतलब ये है कि कोई भी अगर जैसे आप प्रोसेस देख रहे हैं अपने सामने, ठीक है, तो उसको आप किसकी फॉर्म में वहाँ पे मेजर करते थे, या किस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करते थे, बाय टचिंग मेथड, बाय हेयरिंग मेथड, या बाय साइट देख के आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ की थ्योरी बना लेते। जैसे आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे साइंटिस्ट के अपने अपने क्या रहते थे, व्यूज़ रहते थे कि ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो टॉपिक, जो भी टॉपिक रिलेटेड रहता है, तो सब साइंटिस्ट की अपनी अलग अलग क्या रहती है, थ्योरी रहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को होते हुए अलग अलग तरीके से देखा होगा, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहे होंगे। तो ऐसा मेथड जिसमें सबके जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग आ रहे हैं सेम टॉपिक से रिलेटेड, कोई एक एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई एक यहाँ पे प्रिसीजन टाइप का नहीं है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे उसकी थ्योरीज़ हैं वो डिफरेंट निकल के आ रही हैं। तो ऐसे टाइप के मैथड को बोला जाता था सब्जेक्टिव मैथड, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ मैथड। तो इट मीन्स कि ये पुराने टाइम का मैथड था और ये ज़्यादा रिलायबल नहीं था, इसमें हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें थ्योरीज़ क्या निकल के आती थी, अलग अलग निकल के आती थी। तो उसके बाद एक आजकल जैसे हम करते ही हैं फिज़िक्स में, मोस्टली हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर।
ऑब्जेक्टिव नेचर में क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या करा, एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। एक टॉपिक की थ्योरी जब हमने पढ़ ली, देन उससे रिलेटेड हमने क्या करा, वहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो हमारे पास रिज़ल्ट निकल के आया, तो हमने ऑब्ज़र्व किया जो हमने थ्योरी में पढ़ा था और जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है, दोनों के रिज़ल्ट बिल्कुल सेम निकल के आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्टिव नेचर है ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी थ्योरी से रिलेटेड, उसके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। और इसमें जो रिज़ल्ट निकल के आता है, जैसे सब्जेक्टिव में अलग अलग निकल के आ रहा था रिज़ल्ट, तो इसमें जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सेम निकल के आता है। जिसकी वजह से जो साइंस हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, वो कैसी नॉलेज होगी, एग्जैक्ट नॉलेज होगी। एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है, इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नेचर के अंदर आता है एग्जैक्ट साइंस। तो ऑब्जेक्टिव नेचर क्या हुआ, जिसमें हम उस थ्योरी को पढ़ रहे हैं और ऑब्जर्वेशन लेके जो हमारे पास रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि जो हमने साइंस पढ़ी है वो कैसी है, एग्जैक्ट साइंस है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नेचर कैसा है, रिलायबल है, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट है, कंक्लूजन्स है, वो क्या निकल के आते हैं, बिल्कुल सेम निकल के आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्सवेल, प्लैंक, नील्स बोर, जे थॉमसन, माइकल फराडे, बहुत सारे हमारे जो जितने भी फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज़ दी, ऑब्ज़र्व करके ऑब्जेक्टिव नेचर के थ्रू अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको एक एग्जैक्ट साइंस प्रोवाइड करी है। तो वो हमें इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी फिज़िक्स में क्या करना है, पढ़ना है। अब बात आती है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसी भी नेचर और नेचुरल फिनोमिना, तो जब भी नेचर में कोई भी फिनोमिना टेक प्लेस होता है, तो उसके साथ बहुत सारे फोर्सेस उसमें काम करते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं फोर्सेस इन नेचर। इट मीन्स कि नेचर में कोई ना कोई फोर्सेस प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि हम जो इस अर्थ में इस पर्टिकुलर ग्राउंड के साथ क्या हो रखे हैं, स्टेबल फॉर्म में हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम चल भी सकते हैं, हम यहाँ से ऊपर क्यों नहीं उड़ जा रहे, स्पेस में क्यों नहीं चले जा रहे। इट मीन्स कि कोई एक फोर्स है जिसकी वजह से हम इस अर्थ के ग्राउंड में क्या हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं। तो उस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे ही क्या होते हैं, नेचर में कुछ फोर्सेस पाए जाते हैं जिसके थ्रू कोई भी प्रोसेस टेक प्लेस होते हैं, तो वो हमें फोर्सेस पढ़ने हैं। और साथ ही साथ नेचर में कुछ लॉज भी होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अभी इस चैप्टर में मोस्टली हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, और सेकंड हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। कौन कौन से हैं, मैंने ये जो फोर्सेस हैं ये सीक्वेंस वाइज में लिखे हैं और इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे अगर मैं वीकेस्ट फोर्स देखूं, हमारे नेचर में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे थोड़ा और जो यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो है वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रेंथ में, वो है वीक फोर्स। एंड उसके बाद इससे भी ज़्यादा जो थोड़ा स्ट्रेंथ में ज़्यादा फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। तो ये इनके क्या है यहाँ पे सीक्वेंस हैं। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ्स की बात करूँ, स्ट्रेंथ कैसे कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है यहाँ पे, न्यूक्लियर फोर्स है। तो अगर मैं इसकी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो अगर मैं 1 मान लूँ, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इससे कितना टाइम्स स्मॉलर है, 100 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसके बारे में, वीक फोर्स के बारे में, तो वीक जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना स्मॉलर है, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 टू द पावर -13, सॉरी, न्यूक्लियर फोर्स से वीक फोर्स कितना टाइम स्मॉलर है, 10 टू द पावर -13 टाइम्स यहाँ पे स्मॉलर है। सबसे वीकेस्ट कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10 टू द पावर -39 टाइम्स यहाँ पे क्या है, वीकेस्ट है
किसके कंपैरिजन, न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन। तो अगर मैं दोबारा से इसे स्टडी करूँ तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से देखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, 10⁻², 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। वीक फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, 10⁻13 टाइम्स, मतलब 10⁻13 टाइम्स ये वीक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फिर उसके बाद अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स के साथ देखूं तो कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से, 10⁻39 टाइम्स। और अगर इसका जस्ट उल्टा बोलें कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना ज़्यादा वीकर है न्यूक्लियर फोर्स से, तो 10⁻−39 टाइम्स वो इससे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। तो सबसे कम ग्रेविटेशन, देन उससे थोड़ा ज़्यादा वीक फोर्स, उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम यहाँ पे धीरे इसमें सबकी यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहली चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके बीच में लगता है, मासेस के बीच में। इट मीन्स कि कहीं पे अगर कोई भी बॉडी है उसके पास मास है, तो कहीं पे मास है तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर बॉडी पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सेकंड, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस बॉडी के पास ग्रेविटेशन फोर्स लगने के लिए, मास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, इसमें यहाँ पे है कि किस टाइप का फोर्स होता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तभी जब ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है तभी जो ग्राउंड है या अर्थ है हमें अपने से कंबाइन करके रखती है, किसको, बॉडी को, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। थर्ड थिंग कि ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस में है, ठीक है, जिसका मास है m1 m2, वो 1 मीटर के डिस्टेंस में अगर रखी गई हैं, और इन्हीं बॉडीज़ को अगर मैंने 2 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो किसके बीच में लगेगा, 1 मीटर के डिस्टेंस वाली बॉडीज़ पे लगेगा। क्यों, क्योंकि जितनी कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन आ रहा है ना, जितनी कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, इसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। फोर्थ थिंग, ये कैसा टाइप का फोर्स होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, इसकी रेंज बहुत ही आगे तक होती है, तो इसकी रेंज कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए हम इसकी रेंज क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। तो बॉडी अगर कहीं पे भी प्रेजेंट होगी, कितनी भी दूरी पे प्रेजेंट होगी, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो ये कैसा टाइप का फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, जिसकी रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी। हमें भी नहीं पता होता था कि कितने दूर तक ये लग सकता है, ठीक है। अब आती है बात पार्टिकल कि किस पार्टिकल की वजह से, क्योंकि कहीं पे पार्टिकल ही प्रेजेंट होगा जिसके ऑल अराउंड एक फोर्स जनरेट हो रहा है, तो कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से, जिसकी प्रेजेंस की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होता है। तो अभी ये पार्टिकल यहाँ पे डिस्कवर होना भी, इसके ऊपर मतलब डिस्कवरी चल रही है, तो अभी तो फ़िलहाल क्या है, यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है ग्रेविटोन नाम का पार्टिकल ग्रेविटोन नाम का पार्टिकल है जिसके ऑल अराउंड एक फील्ड मौजूद होता है, ग्रेविटेशन फील्ड, जो कि कौन सा फोर्स जनरेट करता है, ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट करता है। और ये कैसे टाइप का फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। साथ ही साथ ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स मतलब दो बॉडीज़ के बीचों बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, जो भी हम यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जस्ट इसी की तरह एक रिजेंबल यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की तरह एक फोर्स होता है जिसको हमने अभी तीसरे नंबर पे पढ़ा था, वो कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या करेंगी, वहाँ पे रिजेंबल करेंगी। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख दे रही हूँ, थर्ड कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है, जब किसी पर्टिकुलर बॉडी पे एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज जिस पे प्रेजेंट होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
अगर पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर चार्ज है तो इट मीन्स उस पर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। अब आपको पता है कि जब हम सेम चार्जेस लाइक चार्जेस की बात करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इट मीन्स वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर हम अपोजिट चार्ज की बात करिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या होता है, रिपल्सिव भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इट मीन्स अगर हम चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ा दें तो फोर्स की वैल्यू उनके बीच में कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम कर दें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये भी किस टाइप का फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और आपको पता होगा कि जैसे हम सन की बात करते हैं या कोई भी स्टार्स है, स्टार्स कितने दूर होते हैं, कितने लाइट ईयर्स दूर होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनकी क्या दिख जाती है, लाइट दिख जाती है। अर्थ में रह के हमें उसकी लाइट दिखती है। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी भी रेंज क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसका फील्ड पार्टिकल कौन सा होता है। तो ये फील्ड पार्टिकल डिस्कवर हो चुका है। इस फील्ड पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन। तो फोटोन आपको ये याद रखना, आगे चल के जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आप ये पढ़ोगे कि लाइट का वेव नेचर तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वो पार्टिकल कौन सा होता है, फोटोन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे मौजूद होगा, जहाँ पे फोटोन पार्टिकल होगा। तो फोटोन पार्टिकल के ऑल अराउंड एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल फोर्स था, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। मतलब ये भी दो चार्ज पार्टिकल के मिडिल में लगता है, बीचों बीच लगता है, ठीक है। अब बात आती है दो और फोर्सेस बचे हुए हैं, एक तो सेकंड नंबर में वीक फोर्स और एक फोर्थ नंबर में है न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले वीक फोर्स हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो वीक फोर्स की बात करें अगर हम, तो ये वीक फोर्स किसके बीच में लगते हैं, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जितने भी फोर्स लगते हैं वो कौन सा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, ठीक है। और ये कैसा फोर्स होता है, इसका रेंज बहुत ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज मतलब इसकी कोई ना कोई एक रेंज तो फिक्स होगी। तो कितनी रेंज में लगता है, 10⁻⁻15 मीटर। इससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स ने तो ये वीक फोर्स वहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है। तो 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस पे ही ये फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है, ठीक है। इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स का ग्रेविटोन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोटोन था, इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रिनो। फील्ड पार्टिकल न्यूट्रिनो। फील्ड पार्टिकल का मतलब जहाँ पे ये पार्टिकल प्रेजेंट होगा वहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट होगा, वीक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि क्या ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो नो, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि खुद इसका जो रेंज है वो क्या है, शॉर्ट है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब इसी के साथ ही साथ एक इसी से मिलता जुलता एक फोर्स है, लेकिन वो इससे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ नंबर पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स फोर्थ नंबर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है। अब ये किसके बीच में लगता है, तो मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ इन पार्टिकल्स को, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब वो पार्टिकल्स जो किसके अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बीच में जो भी फोर्स लगते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो भी फोर्स एक्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है।
अब आपको पता है न्यूक्लियस तो खुद ही बहुत छोटा होता है, उसका साइज़ कितना होता है 10⁻15 मीटर ऑर्डर का। तो न्यूक्लियर फोर्स देखिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन देखिए भगवान ने खुद ही इसको क्या दे दिया है, रेंज बहुत ही कम दे रखा है कि इतने ही रेंज में ये एक्ट होगा। तो कितनी रेंज में, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और कितना रेंज है 10⁻15 मीटर। जैसे ही इससे ज़्यादा रेंज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर फोर्स वहीं पे डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका फील्ड पार्टिकल क्या है। तो फील्ड पार्टिकल जो होता है वो होता है पाई मेसॉन। कहीं पे अगर पाई मेसॉन पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स जनरेट हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि ये कौन सा टाइप का फोर्स होता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन है, चाहे कैसा भी नेचर है वहाँ पे चार्जेस, क्योंकि वो चार्जेस की वजह से एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव ही फोर्स जनरेट करता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये खुद कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और साथ ही साथ ये सेंट्रल फोर्स भी नहीं होता। जैसे वीक फोर्स है तो वीक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये हो गए हमारे पास 4 फोर्सेस की जानकारी कि ये कौन कौन से फोर्सेस होते हैं हमारे नेचर में। ऐसे ही कुछ नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज हैं, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो आपके कोर्स में है वो जो 11th में आप पढ़ेंगे वही यहाँ पे लॉज आपको कराए जा रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो देख लीजिए। तो जो फर्स्ट लॉ है वो आपने पढ़ रखा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि ये स्टेट करता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये आई थिंक ये लॉ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉ आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी एनर्जी खुद से क्रिएट नहीं होती है, ना ही कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बस एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और मेन बात यह है कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम के ऊपर बेस्ड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम क्या कहता है कि टाइम फ्लोज यूनिफॉर्मली, टाइम हमेशा यूनिफॉर्मली आगे की तरफ क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है। ऐसे ही चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ क्या स्टेट करता है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इट मीन्स जितना भी इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। जिसमें आपने एप्लीकेशंस इसके पढ़े होंगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रॉकेट propulsion, ये सारे के सारे आपने एप्लीकेशंस पढ़े होंगे। उस सारे के सारे जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो किस लॉ को ओबे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या बोलता है कि जो स्पेस है वो सेम प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, पॉजेस करता है एट ऑल पॉइंट। तो हर एक पॉइंट से अगर हम स्पेस में देखें तो वो सेम प्रॉपर्टी क्या करता है, पॉजेस करता है। अब जो यहाँ पे हमारे पास थर्ड लॉ है वो इसी से ही थोड़ा रिलेट करता है, क्योंकि अभी तो जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तब तो हम लीनियर लगा देते हैं, लेकिन कहीं पे अगर रोटेशनल मोशन चल रहा है या सर्कुलर मोशन चल रहा है तो उस केस में हम वहाँ पे लीनियर की जगह क्या कर देते हैं, एंगुलर कर देते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और जहाँ पे फोर्स है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, टॉर्क। टॉर्क कौन सा फोर्स होता है, रोटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को क्या करवाए, वहाँ पे रोटेट करवाए, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, और द टोटल लीनियर की जगह यहाँ पे लीनियर जहाँ पे वहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या स्टेट करता है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी सिस्टम की, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू किसके निकल के आएगा, टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल
हो सकता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उस पर कोई भी जो रोटेशन कर रहे हैं या रेवोल्यूशन कर रहे हैं, उन पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है कि वो क्या करे, रोटेट करे। तो इट मीन्स कि उन सभी प्लैनेट्स का जो भी वहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। अब वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जगह क्या आ जाएगा, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब क्या है, आइसोट्रॉपी आती तो इट मीन्स डायरेक्शन की भी बात होती है यहाँ पे। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब ये है कि जो भी स्पेस है वो हर एक डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टी क्या करेगा, पॉजेस करेगा। इससे पहले जो लीनियर मोमेंटम था उसमें क्या था, हर एक पॉइंट पे जो स्पेस है उसके सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसमें क्या है कि ऑल डायरेक्शन में जो भी वहाँ पे स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो ये फिज़िकल लॉज है या जो हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड है वो चैप्टर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद हम जो सेकंड चैप्टर है इसका, जो सेकंड इसमें टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो स्टार्ट करेंगे।